नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेव यानी तरंग के बारे में। इसे हम लहर भी कर सकते हैं, तरंग, लहर या इंग्लिश में से वेव कर सकते हैं। ये होते क्या हैं तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तरंग होते क्या हैं, इसका डिफिनेशन देने से पहले हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लाउड स्पीकर मान लेते हैं, यहाँ पे है, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये लाउड स्पीकर है और यहाँ से ध्वनि निकल रही है और उसके कुछ दूर में एक श्रोता है जो इसको सुन रहा है। यहाँ पर ये कान के द्वारा ये श्रोता जो इसको सुन रहा है ध्वनि को। तो ये जो छोटे छोटे कण है, यानी ये देखिए यहाँ से क्या है, एक बिंदु, एक फर्स्ट पॉइंट ये हुआ, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए एक बिंदु से यहाँ ध्वनि निकल रही है, ठीक है। और ध्वनि क्या होती है, सूक्ष्म तरंग के रूप में, यानी छोटे छोटे जो कण होते हैं वो कण के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ आ रही है, ठीक है, और इसके कानों द्वारा ये सुन सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि एक कण से एक कण हो गया, एक कण इस तरह से आगे आगे बढ़ते जाते ये श्रोता के पास आता है, ठीक है। तो यही इसी को तरंग कहा जाता है। ये जो सूक्ष्म जो आपको एक, इसे हम अणु कह सकते हैं या कण भी कह सकते हैं, अणु या कण कह सकते हैं। तो कणों के माध्यम से या अणु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में जो ऊर्जा लेके जाती है, उसी ऊर्जा के जो विक्षोभ होती है, ठीक है, ये क्या हो रही है, विक्षोभ हो रही है। तो इसी ऊर्जा को, विक्षोभ को क्या कहा जाता है, तरंग कहा जाता है। यानी इसी विक्षोभ को, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान का एक कण के द्वारा दूसरे कण मदद करते हुए आगे जब श्रोता के पास जाता है तो वो विक्षोभ होता है। विक्षोभ के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो उस विक्षोभ को ही तरंग कहा जाता है, यानी वेव कहा जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ गए होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन किस तरह से हम लिख सकते हैं कि एक बिंदु से, पहला पॉइंट हुआ फर्स्ट पॉइंट, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कणों के माध्यम से ऊर्जा का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कणों के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण होता है, ठीक है। और जिसमें एक विक्षोभ होता है, स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, विक्षोभ के द्वारा। यहीं पे लिख देते हैं, स्थानांतरण जो होता है वो होता है विक्षोभ के द्वारा। यहाँ पे लिख देते हैं विक्षोभ, विक्षोभ के द्वारा जो होता है, ठीक है। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कणों के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होना तरंग कहलाती है, ठीक है। यहाँ देखिए अब समझ गए होंगे कि इस तरह से हम डायग्राम के माध्यम से हम समझे कि ये तरंग यानी बिंदु जो होती है, वेव जो होती है, क्या होती है। इंग्लिश में इसे वेव कह सकते हैं और हिंदी में हो गया तरंग, या इसे हम लहर भी कह सकते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसे हम तरंग कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। देखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया लाउड स्पीकर और सेकेंड पॉइंट हो गया श्रोता जो सुन रहा। और क्या होता है, यहाँ जब स्पीकर को ऑन किया जाता है तो ध्वनि जो निकलती है तो अणु के माध्यम से, यानी कण के माध्यम से, एक कण से दूसरा कण, दूसरा कण से तीसरा कण, इस तरह से जब यहाँ तक आती है तो एक विक्षोभ के कारण आती है। यही जो विक्षोभ जो होता है वो विक्षोभ को कहा जाता है तरंग यानी वेव कहा जाता है। क्लियर। और देखिए यहाँ से ये डिफिनेशन का निर्माण हुआ, ठीक है। डिफिनेशन तो पता नहीं था, लेकिन डायग्राम के माध्यम से समझें तो ये हमें हमेशा याद रहेगा, ठीक है।
देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कणों के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण, जो विक्षोभ होता है उसमें का स्थानांतरण जो होता है यहाँ से यहाँ ऊर्जा का, यहाँ से यहाँ तो विक्षोभ के कारण ही होता है। तो स्थानांतरण का होना, ठीक है, तरंग कहलाती है। तरंग बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे ध्वनि तरंग हो गया, जल तरंग हो गया, भूकंपीय तरंग, इस तरह से बहुत है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या बहुत एग्जाम्पल है इसका, जल तरंग, ठीक है, एग्जाम्पल में जल तरंग है, भूकंप तरंग है। अब आगे बढ़ते हैं, तरंग के बारे में तो हम लोग जान गए, अब बढ़ते हैं आगे। तो तरंग के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट हो गया यांत्रिक यानी मैकेनिकल, और दूसरा हो गया नॉन मैकेनिकल या अनमैकेनिकल कह सकते हैं, ठीक है। यानी मैकेनिकल एक होता है मैकेनिकल और एक होता है नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं मैकेनिकल वेव, हिंदी में इसे हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। ये होते क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी मैकेनिकल वेव होते क्या हैं। तो मैकेनिकल वेव ये होते हैं जिनको संचरण करने के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देखिए, पहले इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। इसका डिफिनेशन सिंपल सा है कि ये क्या होता है, मैकेनिकल वेव में क्या होता है कि इसको संचरण करने के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इसे माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं मिलेगी तो यह संचरित नहीं हो सकती, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाती, ठीक है। जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको यहाँ से वहाँ जाने, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कितना प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है नॉर्मल व्यक्ति तो आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, ठीक है। तो इसका पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसके संचरण के लिए इसके संचरण में माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। सिंपल सा है कि मैकेनिकल वेव में क्या होता है कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ये जो होता है माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम में देखिए क्या क्या हो सकती है, माध्यम के रूप में देखिए यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। माध्यम में देखिए यहाँ पे इसको क्या क्या जरूरत पड़ती है, ठोस, द्रव और गैस की, क्योंकि माध्यम यही है, ठोस से और द्रव से और गैस से। तो ये तीन माध्यम है, ये माध्यम के द्वारा से क्या होता है मैकेनिकल वेव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते हैं कि ये माध्यम की क्यों जरूरत पड़ती है। तो देखिए शुरू में पहले ही बता दिए थे, तरंग के बारे में जब स्टार्ट किए थे उस टाइम भी बता दिए थे। जैसे क्या होता है, यहाँ पे ये लाउड स्पीकर है, ठीक है, ये स्पीकर है और यहाँ पर एक श्रोता है, पहले भी हम लोग पढ़े थे स्टार्ट में, ये यहाँ पे श्रोता है। और ये क्या होता है, एक कणों के माध्यम से, छोटे छोटे जो कण होते हैं जो वेव होते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से ये पॉइंट 1 हुआ, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जब यहाँ से यहाँ तक आती है तो ये तो ऑटोमेटिक नहीं आ रही है, इसका माध्यम कौन है, ध्वनि का जो माध्यम है जो एक स्थान से दूसरे स्थान आ रही है वो माध्यम क्या है, ये स्पीकर है, ठीक है। ये क्या है, ये इसका माध्यम जो है वो कौन है, स्पीकर है, ठीक है। तो स्पीकर कैसा वस्तु है, ये क्या है, ठोस है, ये क्या है, सॉलिड है, स्पीकर ठोस होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक प्रूफ भी हो गया, ये स्पीकर के माध्यम से
अब यहाँ पे ये जो दिया गया था माध्यम, तो माध्यम देखिए इसका माध्यम क्या हो गया, स्पीकर हो गया, जो कि ठोस का उदाहरण है। तीनों क्लियर हो गया, माध्यम, माध्यम हो गया स्पीकर, और ठोस के बात हो गया माध्यम में तो ठोस हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, फिर से समझ सकते हैं ऐसे कि इसका जो संचरण होता है, मैकेनिकल वेव का जो संचरण होता है, ठीक है, यानी मैकेनिकल वेव का जो संचरण होता है उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तभी वही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। और प्रूफ करने के लिए देखिए यहाँ पे माध्यम को हाईलाइट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, रह गई बात माध्यम, तो माध्यम हो गया यहाँ पे लाउड स्पीकर। क्योंकि स्पीकर के द्वारा ही जब आवाज़ निकलती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ठीक है, तो माध्यम में हो गया स्पीकर। अब बात रह गया है कि ठोस, द्रव और गैस की, जो कि माध्यम का एक रूप है, तो ये हो गया ठोस के रूप में, क्योंकि स्पीकर जो होता है वो ठोस वस्तु है, सॉलिड वस्तु है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट दो कारक होते हैं वो दो होते हैं, पहला हो गया इलास्टिसिटी और दूसरा हो गया जड़त्व, यानी पदार्थ की, यानी उस वस्तु की। ये स्पीकर है तो स्पीकर की क्या, पहला हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं टॉपिक में, पहला में हो गया प्रत्यास्था, यानी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, और दूसरा जो हो गया वो है उस वस्तु का जड़त्व। इंग्लिश में इसे हम इटेरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो माध्यम दो प्रकार के जो होते हैं इनके लिए, यानी मैकेनिकल वेव के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरत है, वो है क्या, प्रत्यास्था और जड़त्व है। तो प्रत्यास्था क्या होती है, जो वस्तु का जो खिंचाव होता है, ठीक है ना, पुनः जो वापस जाती है, यानी किसी वस्तु को जब खींचते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, कुछ छोड़ते हैं तो वापस उसी स्थान पे आ जाता है, जैसे कि रबड़। ठीक है, एक हो गया। और दूसरा में हो गया जड़त्व। तो जड़त्व क्या होता है कि किसी वस्तु में जो निहित द्रव्यमान होता है, उस द्रव्यमान ही उस वस्तु का क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो दो चीज़ जरूरी है, प्रत्यास्था और जड़त्व जरूरी है। तो ये था मैकेनिकल वेव के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल वेव में इसके भी दो प्रकार है। ठीक है, ये पहला हो गया अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा हो गया अनुदैर्ध्य तरंग। तो चलिए पहले पढ़ेंगे अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। ठीक है ना, अनुप्रस्थ तरंग यानी इंग्लिश में इसे ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। तो ये काम कैसे करती है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम जानेंगे डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद हम इसे इसका आराम से डिफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि इसका जो माध्यम का जो कण होता है, संचरण करने की जो दिशा होती है, ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन होता है, एक माध्यम का जो घटक होता है, और एक संचरण की दिशा होती है, एक होती है श्रृंग और एक होती है गर्त। यानी श्रृंग जो होती है ऊपरी सिरा में जाती है और गर्त जो होती है वो निचली सिरा में जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायग्राम पहले बना लेते हैं। चलिए, हो गया घटक, हो गया ध्वनि का, ध्वनि तरंग का, जो इस तरह से ऊपर नीचे जाती है। और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया तरंग संचरण की दिशा। ये हो गया। उसके बाद हो गया यहाँ पे एक गर्त आता है और एक श्रृंग आता है, श्रृंग जो कि ऊपरी सिरा में रहती है। तो चलिए इसको पूरा बना ही देते हैं। ये हो गया तरंग संचरण की जो दिशा होती है, किस डायरेक्शन में जा रही है, ये हो गया। और ये हो गया, एक क्या हो गया, घटक, तरंग संचरण करने की जो घटक होती है, एक घटक हो गया। और ये तरंग जो होती है, संचरण की दिशा होती है, इसे डायरेक्ट तरंग की दिशा लिख सकते हैं। यहाँ पे उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है हमें तरंग की दिशा का डायरेक्शन। ठीक है, या डायरेक्शन कर सकते हैं। ये हो गया घटक, ये हो गया तरंग की दिशा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो होता है, एक बिंदु से क्या होती है, एक सिरा ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से तरंग जाते रहती है। ठीक है, तो ये जो ऊपरी सिरा होता है इसे हम क्या कहते हैं, श्रृंग कहा जाता है। ठीक है, श्रृंग, इंग्लिश में इसे क्रस्ट कहा जाता है।
क्रस्ट कहा जाता है। और निचला जो सिरा है ए वाला, ठीक है, ये जो सिरा है इसे गर्त कहा जाता है, क्योंकि समुद्र का जो गर्त होता है वो भी तो नीचे रहता है, यानी किसी भी वस्तु का जो निचला भाग होता है उसे गर्त कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में है ट्रूप कहा जाता है, TRUGH। तो ये हो गया गर्त और ये हो गया श्रिंग। तो ऊपरी सिरा जो होती है और ये निचली सिरा होती है, यहाँ पे क्या होती है, पॉइंट होती है, एक यहाँ पॉइंट, जहाँ पे वस्तु मिल रही है यहाँ पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, इस तरह से पॉइंट है। और एक क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ एक ये डोरी मान लेते हैं, उसको क्या करते हैं, जब कोई बच्चा इस तरह से करता है, जब ऊपर की ओर देता है फिर नीचे की ओर घिसता है, फिर ऊपर की ओर फेंकता है फिर नीचे की ओर घिसता है, ठीक है। तो क्या होती है कि घटक तो ये हो गया, क्योंकि घटक जब भी होता है तो इस सीधे से होता है, क्योंकि जब ऊपर नीचे हो रहा है तो घटक ऊपर नीचे दोनों मिल के, और तरंग की जो दिशा है वो इस तरफ किया जा रही है, ठीक है, यानी इसके लंबवत जा रही है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो अनुप्रस्थ तरंग कराती है। समझ गए होंगे आप लोग शायद, फिर से समझ लेते हैं। देखिए ये हो गया तरंग की जो घटक होती है, ये घटक हो गया, क्योंकि ये वर्क कर रही है, अप डाउन कर रही है, ठीक है, अप डाउन वर्क कर रही है, ऊपर नीचे दोनों वर्क कर रहे थे, ये घटक हो गया यानी कारक हो गया, या कारक भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, घटक या कारक कह सकते हैं। और दूसरा बात रह गया जो डायरेक्शन होती है, वो क्या कर रही है, इसके लंबवत काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके लंबवत काम कर रहे तो इसे तरंग की दिशा कर सकते हैं, जो कि लंबवत में काम कर रही है, ठीक है, लंबवत में काम कर रही है। और ये हो गया श्रिंग जो कि ऊपरी सिरा होता है, और ये हो गया गर्त जिसका ये निचली सिरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। जब ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहती है तो इस प्रक्रिया जो होती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती हुई, इस तरह से जो भी तरंग का निर्माण होता है वो अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, ठीक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे किसी माध्यम का घटक, ये माध्यम का घटक था, किसी माध्यम का घटक, किसी माध्यम का घटक जो कि किसी माध्यम का घटक ये हो गया। उसके बाद क्या है, डायरेक्शन, ठीक है, किसी माध्यम का घटक जो है वो क्या होगी, तरंग संचरण की दिशा, एक तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत काम करता हो, अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगी, ठीक है। सिंपल सा देखिए डायग्राम के माध्यम से कोई भी हम चीज़ सीखते हैं तो हमें अच्छा से जानकारी हो जाता है, और अच्छा से माइंड में सेट भी हो जाता है, और आगे भी हमें हमेशा याद रहता है। लेकिन ज़्यादा हल्का सा भूलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो रहता है हमेशा याद रखता है, ठीक है, क्योंकि जो होता है प्रैक्टिकल जो किया जाता है, प्रैक्टिकल वो हमेशा याद ही रहता है, ठीक है ना। पढ़ने वाला क्या होता है, पढ़े आज आज पढ़े 2 दिन के बाद भूल गए, ये क्या होता है। अब देखिए इसका डिफिनेशन, इसके द्वारा ही इसका डिफिनेशन बन गया कि किसी माध्यम का घटक तरंग जो होता है, घटक जो होता है वो क्या होता है, तरंग संचरण के दिशा, यहाँ पे दिशा लिखना भूल गया, तरंग संचरण के दिशा के लंबवत कार्य करता हो, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, ठीक है। अब देखिए किसी माध्यम और क्या है, यहाँ पे वस्तु कंपन कर रही, अगर कोई वस्तु इस तरह से करेंगे तो उसमें तो कंपन होगा ही ना, एक इसमें क्या हो रही है, कंपन हो रही है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें क्या हो रही है, कंपन हो रही है। क्या होता है कि जब ये डोरी को, देखिए एग्जाम्पल के रूप में इसे हम समझेंगे, जैसे क्या होता है, यहाँ पर एक कोई बच्चा है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक क्या है, इसके हाथ से एक रस्सी है, और वो क्या कर रही है, यहाँ पे इस तरह से हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक मान लीजिए एक पोल है, और इसमें क्या हुआ, रस्सी को बांध दिया गया। आज जब यहाँ पर क्या करते हैं, जब इस तरह से कोई बच्चा करता है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जब इसको क्या करता है, पकड़ के इस तरह से ऊपर नीचे करता है, तो उसमें क्या होती है, वस्तु में इस रस्सी में क्या होगी, कंपन होगी, जो कि यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे क्या होगी, कंपन होगी।
कंपन होती है, और ऊपरी सिरा जो यहाँ पे देखिए बताएं श्रिंक था, और निचला सिरा क्या हो गया, गर्त हो गया था। ठीक है, गर्त हो गया था, और ये प्रक्रिया जो कंटिन्यू चलते रहती है, ठीक है, इससे एक तरंग का निर्माण होता है। और इसका डायरेक्शन देखिए कहाँ जा रही है, ये तो अप डाउन हो रहे हैं, लेकिन तरंग का जो निर्माण हुआ है, डायरेक्शन जा रहा है वो किसके दिशा में जा रही है, ये संचरण के बिल्कुल ही लंबवत जा रही है। यहाँ पर देखिए तरंग की जो दिशा है यानी संचरण की दिशा है वो भी उसके लंबवत में वर्क करती है। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक आती है तो इस प्रकार की प्रक्रिया जहाँ भी लागू होती है, वो जिस प्रक्रिया जिसमें लागू होती है और जिस तरंग का निर्माण होता है उस तरंग को क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। ठीक है ना, यानी ये प्रक्रिया जहाँ पे भी अप्लाई होगी, कहीं पे भी अप्लाई होगी ये प्रक्रिया, तो वो उस वेव को क्या कहा जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग कहा जाएगा या ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये था डायग्राम, और ये एग्जाम्पल के रूप में बता दें, दोनों सेम ही कंडीशन है। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी माध्यम का जो घटक होता है, घटक ये जो वस्तु जो कंपन कर रही है, ठीक है, और वो क्या होगा, दूसरा में तरंग संचरण की जो दिशा होती है, यानी तरंग संचरण जो यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, तो वो दिशा के लंबवत में काम करती है। यानी जो ये वर्क कर रही है इसके दिशा के लंबवत काम कर रही है। देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा रही है, लेकिन काम तो कर रही है दिशा के लंबवत ही काम कर रही है ना। ये देखिए जो लाइन दिया हुआ है इसके दिशा के लंबवत तो काम कर रही है, और इस प्रकार की प्रक्रिया जहाँ पे भी अप्लाई होती है वहाँ पे किसका निर्माण होता है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग का निर्माण होता है। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए दूसरा पढ़ते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल जो फोर्स होता है, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रकृति कैसे है, ये वर्क कैसे करती है। तो देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देते हैं कि जिस माध्यम में जो कण होते हैं, ठीक है, जिस माध्यम में कण तरंग संचरण की दिशा जिस माध्यम में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करती हो क्या कहलाएगी, अनुदैर्घ्य कहलाएगी, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाएगी। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन किस तरह से है कि जिस माध्यम में कण तरंग संचरण की दिशा में क्या करती हो, कंपन करती हो। यानी जैसे कि क्या हुआ, जैसे एक माध्यम है, ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन एग्जाम्पल के रूप में पढ़ेंगे तो अच्छा से हम लोग समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग लेते हैं जो कि इस तरह से हो, ठीक है, इस तरह से एक स्प्रिंग है। जब इसको जब खींचते हैं तो क्या इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, छोड़ेंगे तो भी ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, जैसे इस तरह से खींचे उसका जैसे छोड़ते हैं तो जब आपस में क्या होता है कि प्रत्यास्था जो गुण होता है वो जब वापस आती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये अप्लाई करते हैं इसको। चलिए मान लीजिए माध्यम में, ठीक, उसके बाद इसके जो कण होते हैं तो इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में जो कण होते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी वस्तु है, सभी की वस्तु में एक वस्तु के अंदर एक अणु होते हैं, कण होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में जो मौजूद होते हैं अणु, किसी माध्यम में कण तरंग संचरण की दिशा, यानी तरंग संचरण की दिशा किधर हो रही है, इधर से इधर हो रही है। ठीक है, तरंग संचरण की दिशा में क्या कर रही है, कंपन करती है। जब इसको खींचते हैं तो ध्यान से देखिएगा आप लोग कि स्प्रिंग को अचानक से खींचते हैं तो उसमें एक कंपन होती है। ठीक है, कोई भी कंपन होती है, क्योंकि ध्वनि उत्पन्न जब भी होगी जब वस्तु का कंपन होता है, ठीक है, तभी ध्वनि उत्पन्न होगी ना, अथवा नहीं होगी। तो देखिए क्या होता है कि इसमें कंपन होती है, अचानक से जब इसको खींचते हैं तो इसमें स्प्रिंग में क्या होती है, कंपन होती है। ठीक है, और ये जो कंपन होती है वो किस तरफ होती है, तो जो तरंग संचरण की दिशा है, यानी क्या होगी, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, ठीक है, तरंग संचरण की दिशा में कंपन करती है। इधर से इधर जा रहे थे, इधर से इधर जब जा रही है तो जब खींचते हैं तो जो कंपन होता है इसके डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यानी तरंग संचरण की दिशा के डायरेक्शन में होता है। ठीक है,
अब ये प्रक्रिया जहाँ पे अप्लाई होगी वहाँ पे कौन सा तरंग बनेगी, तो ये बनेगी अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए स्प्रिंग में वही है, और इसमें देखिए इसके जो दो गुण है, ठीक है ना, अनुप्रस्थ में दो गुण क्या बताए थे, प्रत्यास्थता बताए थे और जड़त्व बताए थे, ठीक है ना। इसमें भी दो गुण होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, दो गुण का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। पहला हो गया संपीड़न, जिसे इंग्लिश में कंप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कंप्रेशन कहा जाता है, ये हो गया। और दूसरा हो गया विरलन, विरलन इंग्लिश में इसे रेयरफैक्शन कहा जाता है, रेयरफैक्शन कहा जाता है। ठीक है, देखिए तो इसके जो दो गुण हैं, महत्वपूर्ण जो दो गुण है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं, संपीड़न और विरलन। अब बताएं, संपीड़न और विरलन के द्वारा ही ध्वनि ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, ठीक है ना, यानी अनुदैर्घ्य तरंग जो उत्पन्न होती है, ठीक है, यानी संपीड़न और विरलन, ये जो दो प्रकृति है इसके, वो इसी के कारण अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो अनुदैर्घ्य तरंग का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए कहाँ रहते हैं, तो जी यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये स्प्रिंग है, जहाँ पे डेंसिटी, यानी जहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, यानी किसी वस्तु का घनापन, ठीक है, यानी जिस वस्तु का घनापन अधिक होगा उसका डेंसिटी अधिक होगा, यानी उस वस्तु का घनापन जिसका अधिक होगा उसका डेंसिटी भी अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या घना ज़्यादा यहाँ पे, तो यहाँ पे घना जो यहाँ पे ज़्यादा होती है घना, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन यानी संपीड़न। तो ये क्या हो गई, कंप्रेशन हो गई, ये हो गया कंप्रेशन। और जहाँ पे घनापन कम, देखिए यहाँ पे कम है, तो इसे क्या कहा जाता है, विरलन कहा जाता है, रेयरफैक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, रेयरफैक्शन। ये प्रक्रिया नियमित रूप से चलती रहती है और ध्वनि उत्पन्न होते रहती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अनुदैर्घ्य क्या है, इसका एग्जाम्पल में देखिए ध्वनि ऊर्जा होती है, यानी ध्वनि तरंग इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंग, क्योंकि जब भी स्प्रिंग को जब ऐसे इस तरह से खींचेंगे, उसको छोड़ने के बाद अचानक से जब छोड़ते हैं तो प्रत्यास्थता गुण के कारण क्या होता है, स्प्रिंग में आपस में सट जाते हैं, और सटने के बाद क्या होता है कि उसमें आवाज़ उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल एक ध्वनि तरंग भी हो गया, क्योंकि इसमें ध्वनि तरंग उत्पन्न होगा। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो था इसका डिफिनेशन भी लिख दिए हैं और एग्जाम्पल के रूप में बता दिए हैं। ठीक है, इसके दो महत्वपूर्ण जो गुण हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, इसी के कारण क्या होता है कि ये अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है, और अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो प्रत्यास्थता और जड़त्व, ये दोनों गुण के कारण उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये था तरंग के बारे में। अब आगे है विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है ना, तो इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, मिलेंगे अगले टॉपिक पे। ठीक है, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।